करो, इंग्लिश में बात करो, मराठी में, जो भी आपको लगे, लेकिन आपके मन में जो भी प्रश्न है उनका यहाँ पर एक क्वेश्चन आई लास्ट ऑन बिहाफ, डायबिटीज़ के क्या चांसेस हैं और कितना ऑफन, क्योंकि हमारा एक बच्चा यहाँ है जिसे जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन के साथ हमारे पास आया, तो कितने, हाउ ऑफन वी शुड आइडियली 5 साल से GTT करना चाहिए, बिकॉज दैट पिक्स अप प्री डायबिटिक एंड द इम्पेयर्ड टॉलरेंस रादर, IGT, and after that blood sugar random at least should be done every year. SOS if there is a symptom, यानी अगर कोई सिम्टम है सजेस्टिव कि डायबिटीज़ हो रहा है. मेरे सेंटर में अब तक सिर्फ 3 बच्चों को डायबिटीज़ हुआ है, विच इज़ आई थिंक very heartening. But impaired glucose tolerance we had found in 10% of patients when we did a study to look at that. Amongst 30 patients, 3 of them. So it's a small figure. So to call it 10% is not correct probably, but 3 of them had impaired glucose tolerance. So it is not very common, fortunately. And they all 3, one patient we lost. But it was because of the cardiac iron overload, not because of the diabetes. The other 2 are well controlled with treatment, but we refer them to diabetologists to manage because we are not very proficient in managing diabetes in children. आप इंसुलिन करो, इंसुलिन आप ओरल और सिर्फ इंसुलिन, आप इंसुलिन पर ही हो कि क्या दवा चालू है? जोर से. इंसुलिन पेट में लेता हूँ सर, और सर मेरा फेरेटिन भी बहुत ज़्यादा है सर. कितना है? 7000. उसके वजह से आपका आयन पैंक्रियास के ऊपर होके आपका पैंक्रियास का डैमेज होके उसके लिए आपको डायबिटीज़ हो गई है. ओके सर. सर ये भी पूछना था कि क्या मैं डेस्फेरल इंजेक्शन बैक टू बैक दे सकता हूँ? एंड फॉलो व्हाट इज से डेस्फेरल इंजेक्शन बैक टू बैक, जैसे एक फिनिश हुआ उसके बाद में सेकेंड कंटिन्यूस. कंटिन्यूस यानी एक खत्म हुआ और इमीडिएट? या नहीं, 24 आवर्स नहीं, 20 आवर्स. 20 आवर्स? या कितने वायल्स? 4 वायल्स. तो साथ में दे दो ना वो 8 घंटे में. जितना आपको 4 वायल्स है ना, तो जितना फ्लूइड आप शरीर में डाल सकते हो उतने ही फ्लूइड में उसको आप डिसॉल्व करके उतने समय में ही दे दो, 8 से 10 घंटे में. 20 घंटे देने से फायदा हो सकता है, ऐसा नहीं है. कंटिन्यूस सबक्यूटेनियस ड्रिप देना भी एक मेथड है, लेकिन जरूरी नहीं है अगर आप सिर्फ फेरेटिन के हिसाब से बात करें. नहीं, मेरा T2 MRI भी 9.7 है फॉर हार्ट. या कितना है? 9.7. वाइट बेड. देन केयरफुल ले लीजिए साथ में. केयरफुल लेने से मेरे जॉइंट में बहुत पेन होता है. तो फिर आप दोनों स्टॉप करके डेसिरोक्स ट्राई करिए. डेसिरॉक्स मेरा ऑनगोइंग है. ऑनगोइंग है. और डेस्पराल भी ले रहे हो? जी 3 दवा ले रहे हैं आप? नहीं, ओनली डेस्फेरल एंड डेसिरॉक्स. डेस्फेराल और डेसिरॉक्स. डेसिरॉक्स. कहाँ से करवाया? इंडियन रेड क्रॉस. MRI also showing. MRI is also showing. नहीं, that means आपका डोज क्या है? आप डेसिरॉक्स का डोज क्या है? मैं डेसिरॉक्स 3 टैबलेट मॉर्निंग में लेता हूँ. 3 टैबलेट ऑफ व्हाट, 250 और 500? नहीं, 500. 1500. आपका वेट कितना है? It's not more than 40. 37. Not more than 40. Almost 40, I would say. Yeah. So 1500 40. is very low for you. How much it comes to? No, it 40. comes to No, 35, 40. 35, Correct. 38. हाँ, so ठीक है, वो डेसिरॉक्स का डोज ठीक है. डेस्पराल कितना लेते हो? डेस्फेरल कभी 4 वाइल्स लेता हूँ या तो रेगुलरली 3 वाइल्स ही लेता हूँ. 1500. Quite high. नहीं, तो आप एडिक्वेट डोजेस ले रहे हो. आपका रिव्यू करना पड़ेगा. MRI कभी किया है? MRI मार्च मैंने नहीं, सॉरी, अप्रैल महीने में मेरे को डायबिटीज़ हुआ एंड मई महीने या जून महीने में मैंने MRI करा. या रिसेंटली. अच्छा, आप रेगुलर हैं अपने मेडिकेशंस में? एकदम रेगुलर कितने समय से हैं? अभी देखो स्माइल कर रहे हो ना. नहीं, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से थोड़ा छूट गया. 3 महीने से आप रेगुलर हैं? नहीं, छूट रहा है? वो 2 इयर्स. 2 इयर्स से रेगुलर है. तो रुकिए, होगा धीरे धीरे. ओके. हाँ, रुकिए, आप यही डोज पे चालू रखिए. Some of our Indian patients have probably a genetic
मेटाबॉलिज्म ऑफ डेफ्रासाइरोक्स। कोई कोई पेशेंट्स में जो डेसिरोक्स आप ले रहे हैं ना, वो जल्दी से निकल जाती है बॉडी से और इसीलिए असर जल्दी नहीं होता है, लेकिन इसके लिए कोई टेस्ट नहीं है अवेलेबल अभी, इसीलिए और ज़्यादा बढ़ाना डोज ज़रा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि 20 to 40 अलाउड है डोज, 10 to 40 एक्चुअली, बट 20 to 40 रेगुलर। तो 40 के अबाउ जाने के लिए वो जेनेटिक डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा। तो मुझे भी अभी एकदम से मालूम नहीं अगर कोई करता है, लेकिन मैं पता लगाने की कोशिश करूँगी, आप मिलिए आके। हाँ ओके ओके। पेशेंट के बारे में और एक मैं बात तो चिलेशन अभी अभी रिसेंटली शुरू किया, 2 साल हुए ना? हाँ, तो आप हेवीली लोडेड थे और फिर चिलेशन शुरू किया है। एक्चुअली मैम मेरा चिलेशन पहले से चल रहा था, लेकिन मेरी मिस्टेक की वजह से मैंने स्टॉप करते करते। हाँ बेटा, तो अगर आप बराबर से नहीं लिए हो ना, तो बहुत आयन जब जमा हो जाता है ना, तो बहुत समय लगता है, तो फिर 2 साल भी इनफ नहीं है। तो मैं कहूँगी आप कंटिन्यू करिए इसी डोज के साथ, और 1 साल 2 साल के बाद फिर से देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है। डायबिटीज कौन ट्रीट कर रहा है? आप कहाँ से हो, कहाँ रहते हो? यहीं पे सर, किधर? ये अपने भिंडी बाजार, साउथ Offer बॉम्बे। market। कोई डायबिटोलॉजिस्ट के आप डायबिटीज चेक कराते हो? जी सर, एचबी चंडालिया। किसके पास? एचबी चंडालिया। चंदालिया बेस्ट है। और शुगर नॉर्मल है आपके? ये भी 200 to 50 की रेंज में है। 200 के ऊपर है? 200 to 250। कम थी, 150 से नीचे होना चाहिए ना मैडम? 150 से नीचे। और इंसुलिन, सिर्फ इंसुलिन? जी सर। नहीं, आप है ना डायबिटोलॉजिस्ट के पास कभी गए थे लास्ट? ये बिफोर 1 मंथ। 1 मंथ। तो तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला ठीक है चल रहा है, लेकिन और चलने दो, मॉर्निंग में ज़्यादा आता है। अच्छा, मॉर्निंग में ज़्यादा आता है। तुम चेक करते हो एक्यू चेक से? या अच्छा, तो सिर्फ आफ्टरनून और नाइट में बराबर आता है, अच्छा। लेकिन मॉर्निंग का कम करो, इन्होंने ऐसा बोला। तो मॉर्निंग का कम करने को कहा है, तो रात का डोज कुछ बढ़ाया है इंसुलिन का? जी, रात को 2 डोज बढ़ा है। तो अभी देखिए आप मॉनिटर करके और फिर आगे का देखना, लेकिन प्रॉपर शुगर मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपको थैलेसीमिया की वजह से आयरन ओवरलोड है। आयरन ओवरलोड की वजह से डायबिटीज़ तो है, लेकिन हार्ट में आयरन है, लिवर में आयरन है। तो अगर आप डायबिटीज़ भी कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका हार्ट का डैमेज बढ़ता है। तो इसीलिए प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डायबिटीज़ आप एकदम कंट्रोल में रखिए। खाने में कितना बरतते हो सावधानी? पूरी। मिठाई खाते हो? नहीं बिल्कुल नहीं। ज़रा। अच्छा, वेरी कम। 18 और डायबिटीज कभी से है? लास्ट अप्रैल मंथ से। कभी से? अप्रैल। आपने एंडोक्राइन इवैल्यूएशन पूरा करवाया है, हार्मोन टेस्ट वगैरह? जी मैंने वो करवाया था, लेकिन उसके कॉस्ट की वजह से मैंने ज़्यादा नहीं, लेकिन ऐसे पॉसिबल है कि हम कहीं कहीं से आपको हेल्प करके करवा सकते हैं। आप कहाँ ट्रांसफ्यूजन लेते हो? इंडियन रेड क्रॉस। इंडियन रेड क्रॉस। तो ये विनय सर जो है ना, इनको पकड़ने का, कुछ भी प्रॉब्लम हो पैसे का, वो सुपरमैन, स्पाइडरमैन, जो भी नाम आपको देना है दे दीजिए, वो आपको करवा के देंगे सारी टेस्ट भी, और ट्रीटमेंट का भी अफोर्ड कर सकोगे फिर, क्योंकि आप 18 साल के हो ना। कैसे दिखने चाहिए? मूछ दाढ़ी दिखनी चाहिए ना। जी मैम। तो वो उसके लिए हम करेंगे, हेल्प करेंगे आपको। ठीक है? या एब्सोल्यूट इज प्री प्यूबर्टल एसएमआर। ठीक है, तो वो भी करना जरूरी है। देखो अभी थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट सिर्फ ट्रांसफ्यूजन और चिलेशन नहीं है। अभी थैलेसीमिया की ट्रीटमेंट है ट्रांसफ्यूजन, चिलेशन, टेकिंग केयर ऑफ बोन्स, टेकिंग केयर ऑफ योर प्यूबर्टी, ग्रोइंग वेल, हाइट ग्रोथ भी, शॉर्ट स्टेचर भी नहीं होना चाहिए। आपकी हाइट आपके माँ बाप के हिसाब से उतनी होनी चाहिए, अडल्ट हाइट। अब आप आगे बोन्स आपके ग्रो होंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन प्यूबर्टी नहीं हुआ है तो चांसेस है कि अगर हम आपको कुछ इंजेक्शंस देंगे तो हाइट भी बढ़ेगी, दाढ़ी मूछ भी आएगा, बाकी सब भी जो आपके फंक्शंस हैं वो अडल्ट के जैसे होने लगेंगे। ठीक है? तो वो इम्पोर्टेंट है ना। आप कितनी क्लास में हो? 12th स्टैंडर्ड। आपके बाकी के जो क्लासमेट्स हैं वो आपके जैसे ही दिखते हैं? नहीं मैं हाइट। इसीलिए तो उसके लिए आपको मैं बोल रही हूँ कि ये आप करवाइए। ये जादुई आदमी यहाँ बैठा हुआ है, इसको पकड़िए और वो करवा देंगे। ठीक है? थैंक यू।
मैडम मेरी लड़की अभी 22 साल की है, तो उसे डेसीरॉक्स अभी 3 चालू है, उसका आयन ओवरलोड 4000 तक है, तो वो अभी 250 के 6 गोली ले रही है, तो वो बराबर है क्या? मतलब 500 के 3 बोले लेकिन मिले नहीं, तो अवेलेबल नहीं थे इसलिए 250 के ले रही है। चलेगा। चलेगा। उसका वेट कितना है? 36-37। 36-37। ठीक है, सेम उसके जैसा Same अराउंड। उसके जैसा। यस यस। हाँ, अच्छा। और दूसरी बात है कि अभी आपने बताया कि 30 to 40 ml पानी में वो गोली लेनी चाहिए, तो वो ज़्यादा लेती है पानी, तो उससे कुछ नहीं, ज्यादा लेगी तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा इतना पीने को नहीं होता है ना सवेरे सवेरे, तो इसीलिए हम रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट बोलते हैं कि जितना वो पी लेगी, जैसे कि दवाई वेस्ट नहीं हो, इसीलिए ऐसे ज्यादा वैसे डालने उससे में कुछ problem नहीं, अगर ले रही है बराबर से तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। और एक दूसरा थैलेसीमिया स्क्रीनिंग के बारे में मुझे कुछ पूछना है कि अभी मेरे मम्मी का हम लोग ने करवाया था, तो बाकी मतलब यहाँ जो SRL रैनबैक्सी वगैरह है उसमें उसके टेस्ट बराबर आते नहीं है। थैलेसीमिया माइनर जो है उसके टेस्ट इलेक्ट्रोफोरोसिस वगैरह बराबर नहीं आता है, तो उन्होंने बोला था कि अगर आपके मतलब बॉर्डर लाइन पे है तो किसी आपके घर में जो थैलेसीमिया माइनर है उसके साथ आप टेस्ट करके मतलब कोरिलेशन करके देख लीजिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब वो कहाँ पे करने चाहिए आने के लिए? आपको मैं 2 प्रश्न पूछने वाली हूँ। आपकी मम्मी का क्यों कर रहे हो? नहीं, उसको लीवर में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, और दूसरी बात है उसको डॉक्टर ने ये अपना आयरन की टैबलेट्स दी थी, तो उससे उसको तकलीफ हो रही थी। अच्छा, तो थैलेसीमिया माइनर है कि नहीं, रूल हाँ, आउट वो करने के देखने लिए। हाँ। अच्छा। और मेरे भाई बहन है वो हम लोग 5 जन है, तो उसमें से 4 हम लोग माइनर है। हाँ जी। तो उनके बच्चों का भी आगे देखना है। हाँ, और उनके मेरा बच्चों लड़का का भी- और मेरा लड़का भी माइनर है। हाँ, लेकिन आपके भाई बहनों का, उनके हस्बैंड वाइफ का देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के बच्चे होने वाले हैं, लेकिन आपकी मम्मी के तो बच्चे हो गए, नहीं, हाँ, तो उसके लिए थैलेसीमिया मेजर होंगे कि नहीं, उसके लिए तो नहीं कर रहे हैं आप। मेजर नहीं, minor आयन के लिए हाँ, करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आयन अननेसेसरी नहीं दिया जाना चाहिए थैलेसीमिया माइनर को। ये बहुत आपने अच्छा सवाल उठाया। अब आप क्या करिए, अगर उसका प्रॉपर नहीं आ रहा है, बॉर्डर लाइन आ रहा है, तो आप म्यूटेशन स्टडीज करवा सकती हैं KEM में, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी है वहाँ पर। तो आपका कराएंगे और उनका कराएंगे तो देखेंगे वो लोग सेम म्यूटेशन, बच्चे का आपका स्पेशली किया हुआ होगा, तो उस पर से वो लोग फाइंड आउट कर सकेंगे। हाँ, किया हुआ है ना? हाँ, आप तो हमारे ही यहाँ ही लेती है ना ट्रांसफ्यूजन? नहीं, अभी हमें वहाँ पर से लेती हूँ। अच्छा, अभी वहाँ शिफ्ट हो गए? वहाँ अच्छा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। शी वाज आवर पेशेंट अदरवाइज। गुड। और हम लोग थैलेसीमिया माइनर में भी एक और सवाल है। नो, रत्ना इज इन DY पाटिल। और एक सवाल है, थैलेसीमिया माइनर को आयरन की टैबलेट लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? मतलब आयरन स्टडीज करने के बाद अगर आयरन डेफिशिएंसी मिलता है तो ही उन्हें देना चाहिए। उन्हें देने के पहले बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि उनको आयरन ओवरलोड हम क्रिएट कर सकते हैं। वो आयरन लेती रहेंगी, हीमोग्लोबिन तो उतना ही रहेगा बिकॉज ऑफ थैलेसीमिया माइनर। 10.5 वगैरह रहता है। हाँ, तो वो थैलेसीमिया माइनर की वजह से उधर अटका रहेगा, और हम आयन देते जाएंगे सोच के कि अरे आयन से बढ़ेगा, आयन से बढ़ेगा। ऐसे अगर हम 3-4 महीने 1 साल तक देते रहे तो वो सब आयन जाके उनके बॉडी में जमा होएगा, जैसे थैलेसीमिया मेजर पेशेंट में होता है। तो वो करना अच्छी बात नहीं है। आयन स्टडीज, सीरम आयन स्टडीज, फेरिटिन यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप करके देखें और उसमें लो आया डॉक्यूमेंटेड, तो हम उन्हें आयन एडवाइस करेंगे। आयरन डेफिशिएंसी थैलेसीमिया माइनर में बहुत कम प्रमाण में पाया जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन लो होने के कारण आयरन अच्छी तरह स्पंज की तरह अब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। क्योंकि कमतरता दिखती है ना। देखो नेचर ने क्या बनाया है, हीमोग्लोबिन लो है तो आयरन ले लो। अच्छा, ठीक है, ये नहीं समझाया है कि हीमोग्लोबिन किस वजह से लो है और आयरन लो या नहीं लो, ये नहीं समझाया है बॉडी को। तो इसलिए आयरन हो या और कोई कमतरता हो, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन ऐसे स्पंज की तरह वो उठा लेता है आंतरणों से। तो उसकी वजह से आयरन ओवरलोड हो सकता है। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा नहीं, लेकिन आयरन ओवरलोड हो जाएगा। तो ऐसे मत दीजिए। हीमेटोलॉजिस्ट ने अगर टेस्ट किया है, आयरन डेफिशिएंसी प्रूव किया है, तो ही देना है। अच्छा, वो भी कितने दिनों के लिए? मतलब वो जैसे रूटीन थेरेपी होती है 3 महीने की, 3 से 6 महीने की, वो दे सकते हैं अगर डेफिशिएंसी है। अच्छा, थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, ओके? I'm a blood bank officer from KM Hospital. I've done MD in transfusion medicine. And what is the problem that I want to discuss with the senior personnel is aluminization actually. Most of the time we end up in detecting aluminized child
and it's not possible. It's almost an irreversible condition. So what's my query is, are there any tests to detect it early, like splenic sequestration studies, or if we calculate annual blood requirement? So is it a better option to screen all those child whose annual blood requirement goes more than 250 or something? Yes. And is it a proper way to go ahead and screen all those people beforehand, and screen specifically those people to screen for alumnization and give phenotype matched blood in them? See, ideal thing is to know the genotype of the patient at diagnosis and give matched blood, fully matched blood. This is paradise, which is not available to us. But the next best thing is to naturally do a screening whenever the patient's blood requirement rises. So if it crosses 220, I wouldn't wait for 250, 220 milliliters of packed red cells per kilogram per year, then, or the mean pre-transfusion hemoglobin is not maintained after you are giving 15 to 20 cc's per kilo per 3 weekly to 4 weekly. See, what happens is in हमारे देश में, मैं हिंदी में बोलना चाहूँगी जैसे सारे लोग समझ सके, हमारे देश में और हमारे सिटी में इतने बड़े बड़े हीमेटोलॉजिस्ट होने के बावजूद बहुत सारे पीडियाट्रिशियंस, फिजिशियंस या कोई भी थैलेसीमिया को ट्रीट करते हैं, नर्सिंग होम्स में ट्रांसफ्यूजन देते हैं. ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स भी जो बनाते हैं वो लोग भी गाइडलाइंस नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं. आइडियल ये है कि अगर मेरा हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है तो मेरा आरबीसीज अगर बनना बंद हो जाता है या हीमोग्लोबिन नहीं प्रोड्यूस होता है तो मेरा जो ड्रॉप होगा वो 1 ग्राम प्रति वीक होगा, क्योंकि 120 इज लाइफ स्पैन एंड 12 इज माई नॉर्मल हीमोग्लोबिन. 12 divided by 120, that means 0.1 grams is going to break every day. And 0.1 gram को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो 0.7 होता है, लेकिन आई एम गिविंग अ हायर वैल्यू 1 ग्राम बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, क्योंकि हर सेल 120 तक नहीं जीता है, 90 से 120 होता है. तो अगर मैं ऐसे देखती हूँ तो मुझे अगर मेंटेन करना है हीमोग्लोबिन 9 के ऊपर और मैं पोस्ट ट्रांसफ्यूजन 12 से 13 तक करना चाहती हूँ, जैसे कि जब 3 वीक हो तो ये 9 के नीचे ना जाए, तो मुझे उसको 15 से 20 मिलीलीटर पैक्ड सेल्स देना है, क्योंकि हर 4 मिलीलीटर पैक्ड सेल से मैं 1 ग्राम इंक्रीज करती हूँ. 3 से 4 मिलीलीटर प्रति किलो से मैं 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इंक्रीज करने वाली हूँ. तो इसका आप ये करें तो 15 से 20 ml में 3 से 4 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ेगा. अगर मैं 15 से 20 ml ही नहीं दे रही हूँ और फिर मैं कह रही हूँ कि इसका रिक्वायरमेंट कम है, ये रिक्वायरमेंट का असेसमेंट नहीं है. रिक्वायरमेंट की असेसमेंट तब की जा सकती है जब मेरा प्री ट्रांसफ्यूजन, मैं जब इनफ ब्लड दे रही हूँ उसके बावजूद जब प्री ट्रांसफ्यूजन हीमोग्लोबिन नहीं मेंटेन हो रहा है और मुझे और ब्लड देना पड़ रहा है, तब उसको मैं ज़्यादा रिक्वायरमेंट कहूँगी. नॉर्मल रिक्वायरमेंट तब कहूँगी जब 15 से 20 ml देने पर मेरे पेशेंट का प्री ट्रांसफ्यूजन हीमोग्लोबिन 9 से ऊपर रह रहा है, तो मैं कहूँगी इसका रिक्वायरमेंट नॉर्मल है. लेकिन जब उसका कम रिक्वायरमेंट 200 आ रहा है लेकिन प्री ट्रांसफ्यूजन हीमोग्लोबिन 6 है, 7 है, इसको मैं कम रिक्वायरमेंट नहीं बोलूँगी. तो हम तो असेसमेंट ही पहले रॉन्ग करते हैं. कोई भी ऐसे नहीं देखता है कि हीमोग्लोबिन अबाव 9 एंड योर रिक्वायरमेंट बिलो 220, दिस इज आइडियल सिचुएशन. Hemoglobin above 9, requirement above 220 is higher requirement. Hemoglobin below 9 and requirement normal is still a higher requirement, which should be assessed like this. So alloimmunization should be ruled out every time there is a higher requirement or lower requirement with lower hemoglobin. One more thing which I want to tell you, my personal experience, we did a screening of 30 children in which only we found 3 patients with 4 एंटीबॉडीज़, मतलब एक में 2 एंटीबॉडीज़ थी और 2 में एक थी. लेकिन थैलेसीमिया मेजर में इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस इज़ वेरी लो ऑफ एलोइम्यूनाइजेशन. थैलेसीमिया इंटरमीडिया में आपको ज़्यादा पाया जाएगा क्योंकि यू आर एक्सपोजिंग द एंटीजेंस टू द पेशेंट एट अ लेटर एज. जब वो बच्चा 6 महीने का है वो इम्यून नाइव है, मतलब उसने जो भी एंटीजेंस आएंगे वो अपने एंटीजेंस समझ के एक्सेप्ट करते जाता है, तो इसीलिए वो जरा इम्यून नाइव ही रहता है और अलाउ करता है बाकी के फॉरेन एंटीजेंस. बट जब हम बड़े बच्चे को शुरू करते हैं ट्रांसफ्यूजन तब ज़्यादा दिक्कत होती है. लेकिन जब भी एलोइम्यूनाइजेशन पाया जाए तो उसे
स्टीरॉइड्स शॉर्ट कोर्स दे के मैनेज किया जा सकता है, और हमने देखा है कि उसके बाद ज़्यादातर रिकरेंस नहीं होती है एंड दे गेट सप्रेस्ड. तो ये थोड़ी बहुत बातें हैं जो आप कर सकते हैं. डिड आई आंसर योर क्वेश्चन फाइनली? No, thank you. Very nicely. एक लास्ट Very nicely explained. यहाँ पर काफ़ी सारे सॉरी नहीं बोला शेवटी बोला यहाँ पर काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं. मैं भी यहाँ पर एक पेरेंट हूँ, मेरा भी बेटा है. हम सब लोग बच्चों की ट्रीटमेंट करते हैं. मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने बच्चों को अच्छी तरह से बढ़ाएं, उनको अच्छी तरह से अपने पैर के ऊपर खड़ा करने की करने की हम कोशिश करें. और मैं यहाँ पर एक हमारे 2 बच्चों को बुलाना चाहता हूँ जो एक हमारे लिए इंस्पिरेशन है, जिनको मैं उनको तरफ देखता हूँ. एक है मंजुला एंड दिलीप. दोनों मैं बचपन से मैं उनको जानता हूँ. प्लीज़ दोनों जरा आगे आइए. ये दोनों की शादी हो गई है. मैं चाहता हूँ यहाँ पर हर पेरेंट अपने बच्चों की शादी करवाए प्लीज़. मैं दोनों को जब से दोनों बच्चे थे तब से जानता हूँ, दोनों के पेरेंट्स के जानता हूँ. ये दोनों आज हमारे लिए इंस्पिरेशन है. हम सब यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं, हम सब बच्चों की इसी तरह से शादी होना उनको देखना चाहते हैं, उनके बच्चों को देखना चाहते हैं, उनको अच्छी तरह. आज मंजुला दोनों अच्छी तरह से जॉब कर रहे हैं. ये हमारे थिंक फाउंडेशन के लिए काम कर रही है. अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा है, काफ़ी साल से संभाल रहा है, बहुत अच्छी तरह से संभाल रहा है. हमारे सब बच्चों को हम इनकी तरह हम उनको बढ़ाएंगे, उनकी शादी करवाएंगे, उनको अच्छी तरह से जॉब दिलवाएंगे, और यही हमारे लिए इंस्पिरेशन रहेगा इसके लिए. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much, all of you. I really feel bad that I have to really request that we have to close up. We've overshot the entire program by 1 hour. A big thank you to all the patients and the parents. Thank you for coming here today and making this program a success. We at Children's Liver Foundation would be happy to connect with you always. We also have Uncle Vinay, Superman, Spider-Man, everyone. Please feel free to connect with either Vinay, Uncle, or Dr. Abba. You have all the details with you. I'd also like to take this opportunity to thank all the eminent doctors who've come in. Dr. Rashid Merchant, lovely meeting you. Dr. Mamta. Anil, it was nice meeting up with you. I didn't know about your yoga side. And I must also thank Imran for giving a very inspiring talk. We had a press conference just before this program, and he really spoke from his heart, and I'm sure, Anil, he'll fulfill your wishes, you know. I mean, he'll make everyone happy, and thank you, Imran, for coming. I'd also like to thank Nehru Center, the Jade Garden, for the snacks that they've provided, the audiovisual team of Ivan, and we have also had Gautam Grover, who's come in to specially record everything, because he's making a documentary on thalassemia. And Uncle Vinay and he are working together on it. He's done this entire thing pro bono, and I really appreciate your commitment. Thank you, Gautam. I'd also like to thank everyone who's worked behind the scenes. आप सब ने जो हॉल को सेट किया, वॉइस देखा, ऑडियो विजुअल का, नेहरू सेंटर के सब लोग, you all have been very positive, and thank you very much. And all the doctors who've come in here, and the blood bank people, the social workers, each and every one of you, from the bottom of my heart, a very big thank you for making today's program a success. Please go out and tell everybody about thalassemia and Hep C, and let's make a big noise about it. Thank you. Of course, I have to thank Dr. Abha for being the inspiration to do this entire thing. How could I forget that? Thank you. Thank you.